श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री लीलाधर जी गुरनानी। आप पीजीटी इंग्लिश हैं केंद्रीय विद्यालय सूरतगढ़ में। आज हम इनसे अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी भाषा के बारे में बात करेंगे कि क्या स्कोप है इसका और विद्यार्थी जो हैं किस तरह से इसमें तैयारी कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। और श्री लीलाधर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि लैंग्वेज जो है, भाषा क्यों जरूरी है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि लैंग्वेज है ना, अगर जो हम देखें ट्रेडिशनली हम ये कहते हैं कि लैंग्वेज बेसिकली इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कि भी भाषा जो है वो संप्रेषण का एक माध्यम है। कोई भी व्यक्ति जो है जी अपने मन के भावों को भाषा के माध्यम से जो व्यक्त कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा पक्ष भी है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी इंटरेस्टिंग पक्ष ये है कि समटाइम्स वी सी दैट लैंग्वेज इज बेसिकली ए मीडियम टू कवर अप द साइकोलॉजिकल नेकेडनेस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। जी दैट इज टू से, यदि हमें अपने मन के भावों को व्यक्त करने की बजाय अगर उनको छुपाना हो, जी ठीक है, तब भी हमें भाषा की जरूरत पड़ेगी। छुपाने के लिए या व्यक्त करने के लिए? व्यक्त करने के लिए तो पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन छिपाने के लिए भी जो है वो हमें भाषा की जरूरत पड़ेगी। जी, कैसे? दैट इज टू से कि समटाइम्स कोई भी व्यक्ति जो है वो हमें आकर के जो पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तो ऑब्वियस अगर वो बुरा भी लग रहा है तो हमें जो है वो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है कि भाई हम उसको बुरा ना फील होने दें और अपनी बात को कुछ इस तरीके से जो रखें कि हम उसको बता भी दें कि देयर इज समथिंग ऑकवर्ड इन योर पर्सनैलिटी, बट एट द सेम टाइम उसको बुरा भी फील ना होने दें। हाँ, बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि अगर हमें बात को छुपाना भी है और बताना भी है तो भी भाषा काम आएगी। दोनों के लिए जो है लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। सर, हमारी जो मातृभाषा होती है जिसमें हम बात करते हैं, आम जो बोलचाल की भाषा है, उसके अलावा हमें अन्य भाषाएं क्यों सीखनी चाहिए? अन्य भाषाएं इसलिए जो है वो सीखनी चाहिए, हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे वर्ल्ड जो है ना, उसका सिनेरियो चेंज हो रहा है। सोशल मीडिया के कारण जो है पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो एक ग्लोबल विलेज जो है वो बनने जा रहा है। और यहाँ पर जो है वो यदि कोई व्यक्ति एक या दो भाषाओं तक जो सीमित रहता है तो निश्चित तौर पर अपने लिए अपॉर्चुनिटीज जो है उनको वो कम कर रहा होता है। अगर उसको वैश्विक परिदृश्य में जो है अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना है ना, चाहे वो किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो सकती हैं, सोशल पॉलिटिकल किसी भी तरीके की, तो उसको जो है वो बहुत सारी भाषाएं जो वो सीखनी पड़ेगी। और अभी आपको हो सकता है कि ये चीज़ सामान्य लग रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में जो है ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, जो प्रश्न पूछा है, वो बड़ा ही रेलिवेंट होने वाला है। हर व्यक्ति को जो है बहुत सारी भाषाएं सीखनी ही सीखनी पड़ेगी। 5-7 साल 10 साल के बाद आप देखेंगे कि पूरा का पूरा परिदृश्य जो वो चेंज हो गया है और बहुत सारी भाषाएं जानने वाला व्यक्ति जो है उसके प्रोग्रेस के चांसेस जो वो ज़्यादा रहेंगे। और ऐसा भी है कि वो बात अलग है कि आजकल सभी तरह के साहित्य हैं या जो किताबें हैं सभी भाषाओं में लगभग उपलब्ध हो जाती है, लेकिन हम जितनी भाषाएं जानेंगे उतना ही उन लोगों के कल्चर को, उनके साहित्य को भी जान पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जो है नो डाउट कि आजकल जितनी भी बुक्स हैं या जो भी कंटेंट है वो लगभग सभी लैंग्वेजेस में जो उपलब्ध रहता है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि पहले कितने लोग जो फॉरेन जा पाते थे, लेकिन आजकल जो है हम देखेंगे कि ये वाला जो स्कोप है वो मिडिल क्लास के लिए भी खुला है। अगर वो किसी दूसरी कंट्री में जाता है या सपोज कि वो किसी ऐसी नेशनलिटी के व्यक्ति के संपर्क में आता है जो हमारी भाषा को जो वो नहीं जानता है, तो निश्चित तौर पर हमें उसकी भाषा को जो वो समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत सही बात बताई आपने कि सभी भाषाएं, जितनी ज़्यादा भाषाएं हम सीख सकें आज की जो परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम ये बात भी जानना चाहेंगे कि अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी भाषा की हम बात करें अगर, तो उसका क्या जो इम्पोर्टेंस है, क्या महात्म्य है वर्ल्ड वाइड? अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा क्या इंग्लिश ही है? सर, इसके पीछे जो है अगर हम थोड़ा सा पीछे जो वो चलें तो जो इम्पोर्टेंस इंग्लिश की जो वो रही है वो अपने आप में जो है वो बहुत ज़्यादा जो रही है, कोलोनाइजेशन के कारण कह लीजिए या दूसरे जो फैक्टर्स हैं उनके कारण कह लीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को जो है बोलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारी स्टडीज़ जो हैं, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड है या बहुत सारे फील्ड्स जो हैं, उनमें यदि कोई व्यक्ति जो इंग्लिश नहीं जानता है तो उसको बहुत सारी परेशानी का सामना जो वो करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है एक चीज़ जिसकी डिबेट इन दिनों जो बढ़ी है, NEP 2020 के अंदर ये बात सामने जो रखी गई है कि भी मदर टंग्स जो हैं उनको बढ़ाने पर जो है वो विचार किया जाए और
इसके पीछे सीधा सीधा कारण यही बताया गया है कि एक बच्चा जो है अपनी मदर टंग के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है और बहुत अच्छे से जो सीखता है। लेकिन ये भी उसके अंदर जो है वो उल्लेख किया गया है कि दैट इज़ कन्फाइंड ओनली टू द प्राइमरी एंड द मिडिल स्टूडेंट्स जो है। जब आप हायर स्टडीज़ के लिए आप आगे जाएंगे तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मोस्ट एक्सेप्टेड लैंग्वेज इसको कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम अंग्रेजी की बात कर रहे हैं तो आप अंग्रेजी साहित्य के ही अध्यापक हैं, और अंग्रेजी साहित्य की हम बात करते हैं, साहित्य का क्या महत्व है किसी भी इंसान के जीवन में? सर बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि अगर हम सिर्फ इसको सिलेबस तक, करिकुलम तक जो वो कन्फाइन करते हैं तो शायद ये नाइंसाफ़ी होगी इस सब्जेक्ट के साथ जो है। जब हम बहुत सारे वर्क्स जो हैं पढ़ते हैं, ड्रामाज पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है लाइफ स्किल्स की जब बात आती है ना, और ये कहा जाता है कि तो लाइफ स्किल्स जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमारे लिए जो हैं, तो साहित्य या लिटरेचर जो है उन लाइफ स्किल्स को सीखने का एक इनडायरेक्ट मीडियम है ना, एक अप्रत्यक्ष माध्यम है कि आप जब अपने आप को जो है वो जीवन में बहुत सारी कठिन परिस्थितियों के अंदर जो वो पाते हैं, तो आप यदि वास्तव में एक अच्छे रीडर हैं ना, आपका लिटरेरी सेंस अच्छा है, आप चीज़ों को उसी तरीके से ग्रैस्प कर रहे हैं जिस तरीके से पर्टिकुलर उस बुक के अंदर बताया गया था, या किसी और तरीके से भी कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर आपको लाइफ स्किल्स सीखने में जो बहुत ज़्यादा मदद मिलती है साहित्य के अंदर। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा जी। अगर हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम द रोड नॉट टेकन जो है उसकी बात करें, जो है ना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करती है ना, उस पोइम के अंदर जो है एक व्यक्ति को एक दोराहे के ऊपर जो वो खड़ा दिखाया गया है, जिसके सामने दो सड़कें हैं, एक लेस ट्रेवल्ड हैं और एक मोर ट्रेवल्ड हैं, है ना, उसको चुनना है इन दोनों में से जो है। तो अगर आप उस पोइम को पोइम की तरीके से पढ़ेंगे, आप उसको क्वेश्चन आंसर्स करने के मोड में जो है वो पढ़ेंगे, तो एक नाइंसाफ़ी सी होगी। और यदि आप इस पोइम को अपने जीवन के अंदर उतारेंगे, है ना, कि भाई लाइफ में हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी दोराहे पे खड़े होते हैं, है ना, हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन सा डिसीजन हमारे लिए जो बेहतर होगा। तो निश्चित तौर पर छोटी छोटी बातें हैं जो साहित्य के माध्यम से जो हमें जानने को मिलती है, समझने को मिलती है ना, जीवन जीने की कला जो है इसको कह सकते हैं। लेकिन साहित्य का जो चलन है लिखने का भी या फिर पढ़ने का भी, आजकल सोशल मीडिया के आने के बाद से, इंटरनेट के आने के बाद से कम हो गया है। बहुत ज़्यादा कम हुआ है सर। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था 2001 के अंदर जो है, मुझे आज भी याद है कि उस समय जो है हम किसी बच्चे को जो है सपोज शेक्सपियर का कोई एक ड्रामा जो है उनके सिलेबस में लगता है, हम उसको अगर जो कोई दूसरा वर्क भी जो पढ़ने के लिए जो दे देते थे तो वो पढ़ लेता था, ज़्यादा सवाल जवाब जो नहीं करता था। लेकिन आज के टाइम में हमारे लिए जो वर्क उनके सिलेबस में उसी को पढ़ाना जो मुश्किल हो रहा है, दूसरा तो बड़ी, है ना, एक तरह से उनके लिए जो है वो बर्डन सा जो फील होता है। साहित्य पढ़ने के लिए सर चाहिए कि हम उसको बुक को उठाएं, उसको लेकर बैठें, तो हमारा अटेंशन स्पैन तो इतना कम हो गया है कि हम 30 सेकंड से ज़्यादा कुछ पढ़ ही नहीं पाते। एक डिबेट इसके अंदर और जो हो चल रही है, मैं किसी का नाम जो नहीं लेना चाहूँगा, किसी ब्रांड विशेष का, जो ऑडियो बुक का प्रचलन जो इन दिनों बहुत ज़्यादा जो वो चला है। एक्चुअली जब 3 या 4 साल पहले जो है ये आया था और इस समय ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैंने भी ट्राई किया इसको जो है 1-2 बुक पढ़ने की कोशिश की, मैंने सुनने की कोशिश जो की। व्हाट आई बेसिकली वांटेड, उस समय मैं क्या चाहता था, आई जस्ट वांटेड टू सी दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग ए बुक एंड लिसनिंग टू ए बुक। तो मैंने ये पाया, मैंने कोई पर्टिकुलर वर्क जो चुना जी, और मैंने उस वर्क को इसलिए चुना क्योंकि मैंने उसको पढ़ा हुआ था। तो मैं ये देखना चाहता था कि उसको सुनने में और उसको पढ़ने में जो है क्या फ़र्क जो वो रहता है। तो मैंने ये महसूस किया कि उस बुक को सुनाने वाले व्यक्ति ने कुछ इस तरीके से जो उसको सुनाया कि उसका जो मूल भाव जो है वो नष्ट हो चुका था। जो रीडिंग दे सकती है या जिस तरीके से वो लेखक लिखता है और हम उसको पढ़ते हैं, तो शायद हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जो है वो हो जाता है, और ऑडियो बुक या लिसनिंग से जो है वो चीज़ जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने उसके बाद में जो है कोई भी बुक जो है वो सुनी नहीं। ऑडियो बुक में और अपने आप पढ़ने में अंतर एक तो ये आ गया ना कि एक तो आपको कोई कहानी पढ़कर सुना रहा है, वो अपने परिप्रेक्ष्य से उसको सुनाएगा, और एक आप खुद पढ़ रहे हैं। तो हर आदमी हो सकता है किसी एक किताब को पढ़ने वाला 2 इंसान उस किताब के अलग अलग अर्थ समझें।
बिल्कुल। तो खुद का कनेक्शन होना उससे बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और समटाइम्स इट हैज़ ऑल्सो बीन सीन कि जो कमेंटरी होती है उनकी तरफ से जो है वो भी बड़ा अलग तरीके से जो होती है, जो वास्तव में एक तरीके से कहा जा सकता है कि उसके पूरे की पूरे प्लॉट को ही जो घुमा देती है, उसके आत्मा को बदल देती है। जी, हम साहित्य की बात कर रहे थे। अंग्रेजी साहित्य की अगर बात करें तो कितना पुराना है अंग्रेजी साहित्य? सर अगर हम रिटन जो मैन्युस्क्रिप्ट जो है उनको देखें तो उसके हिसाब से लगभग 2000 साल पुराना हम इसको जो वो कह सकते हैं। नो डाउट मोस्ट ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर। तो उस परिप्रेक्ष्य में जो है वो लगभग 1500 से 2000 साल पुराना हम इसको कह सकते हैं। ग्रीक और रोमन लिटरेचर उससे भी पुराना है? ग्रीक और रोमन लिटरेचर से ही इंस्पायर्ड है। ज़्यादातर इंग्लिश लिटरेचर जो है वो ग्रीक और रोमन लिटरेचर से ही लिया गया था। इसके कुछ फेमस जो काम रहे हैं लोगों के या साहित्यकार इसके जो फेमस हैं अंग्रेजी के, उनके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। बिल्कुल सर, अगर हम लिटरेरी हिस्ट्री की बात करें, मैं एक ही सांस में जो इसको बताना चाहूँगा कि 500 to 1066 जो है एंग्लो सैक्सन एज जो हम कहते हैं, उसके बाद 1066 to 1340 हम एंग्लो नॉर्मन एज जो कहते हैं, जहाँ पर एक्चुअली नॉर्मेंस जो है उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर अपना अधिकार कर लिया और वहीं से लगभग इंग्लिश लिटरेचर जो शुरू होता है। उसके बाद जो पहला बड़ा एज जिसको हम बच्चों को पढ़ाते हैं या जो हमने खुद ने पढ़ा है 1340 to 1400, यानी जोफ्री चौसर का जो वो एज। और चौसर इज सपोज टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश पोइट्री ऑल्सो। तो 1340 to 1400 से शुरू होकर के द एज ऑफ चौसर जो है, उसके बाद में एलिजाबेथन एज जो है, और एलिजाबेथन के बाद जैकोबियन, फिर उसके बाद कैरोलाइन, और उसके बाद जो है आपका रेस्टोरेशन पीरियड जो है जिसमें ड्राइडन और पोप दोनों आते हैं, प्री रोमांटिक, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न। देयर आर सो मेनी फेजेस दैट वी नीड टू स्टडी टू अंडरस्टैंड इट। सर, हम ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे आपने अभी जितने भी साहित्यकारों का उल्लेख किया वो लगभग जो हैं वो विदेश के ही हैं। भारतीय जो हैं, क्या अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने अपना जो हाथ है वो कब आजमाया? बिल्कुल, कोलोनाइजेशन के टाइम में जो है ऐसा जो वो कहा गया है कि हेनरी डेरोजियो जो हैं उन्होंने सबसे पहले जो है इसमें अपना हाथ जो है वो आजमाया। वो इंडियन थे और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे ऑथर्स जो हैं आए, जिसमें उल्लेखनीय जो ऑथर्स जो कहूँगा मैं, जिसमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो भी थे। टैगोर का नाम इस श्रेणी में जो सबसे ऊपर जो रखा जाएगा, जिन्होंने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को जो है वर्ल्ड के अंदर जो है वो एक तरीके से जो है वो साख दिलाई। समय के साथ साथ सब चीज़ें जो परिवर्तित होती है, साहित्य में भी बदलाव हो रहे हैं। बिल्कुल। आज जो लिटरेचर की बात करें, अगर स्पेशली इंडियन की बात करें तो उसमें क्या बदलाव आ गए हैं? बहुत सारा बदलाव जो है 1950 के बाद में। पहले सर जितने भी इंडियन ऑथर्स थे, अगर हम पहली फेज के ऑथर्स की बात करें, हम टैगोर, सरोजनी, तोरूदत्त, इनकी बात करें, तो मोस्ट ऑफ द इंडियन लिटरेचर जो है ना वो इमिटेटिव था, कॉपीड था, और इनोवेशन जो वो नहीं था बिल्कुल भी जो है। उसके बाद में लगभग जो है वो 50 और 60 के दशक में बहुत सारे ऐसे पोइट्स आए, जिसमें मेनली निसे मैजिकल का नाम जो मैं लेना चाहूँगा, कमला दास जो उनका नाम जो वो लेना चाहूँगा, जिन्होंने एक अपना ईडियम जिसको कह सकते हैं, एक अपनी भाषा जो है उसको जो वो दिया। और फिर उसके बाद में जो है वो इंडियन लिटरेचर जो इंग्लिश में लिखा गया वो रुका नहीं। और ख़ास करके मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन राइटिंग के अंदर जो फिक्शन इस समय लिखा जा रहा है एट प्रेजेंट जो है वो अनसरपासेबल है, मतलब उसकी कोई तुलना नहीं है। जितने भी कॉलोनियल कंट्रीज हैं, अगर जो हम पूरे के पूरे कॉलोनियल वर्ल्ड को 3 भागों में बांटे, जिसमें एक आपका एशियन है, दूसरा लैटिन अमेरिकन है और तीसरा अफ्रीकन है, तो नो डाउट अफ्रीकन ऑथर्स जो हैं वो भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इंडियन कॉन्टिनेंट के जो ऑथर्स जो हैं उन्होंने धूम मचा रखी है इस समय जो। कुछ ऐसे बताएंगे आप साहित्य जो आज की डेट में लिखे जा रहे हैं? बिल्कुल, जो है वो आप शशि देशपांडे से लेकर किरण देसाई से लेकर के जो हैं बहुत सारे ऐसे नेम्स हैं, अमिताभ घोष जो हैं, वीएस नायपॉल जो हैं, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा जो वो लिख रहे हैं। बिल्कुल, हमारे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं वो ज़रूर इन नामों को सुनकर इनके साहित्य को पढ़ना चाहें, मैं ऐसी उम्मीद करूँगा। और हम अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, रोज़गार की। जी सर। अंग्रेजी साहित्य में रोज़गार का क्या स्कोप है? मैं बताना चाहूँगा कि इस समय अगर कोई सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा जो है वो छाया हुआ है तो वो इंग्लिश लिटरेचर ही है। मैं 2022 का एक डाटा जो है वो रखना चाहूँगा।
राजस्थान के 2 प्रसिद्ध न्यूज़पेपर्स जो हैं, उनमें से एक न्यूज़पेपर के अंदर जो एक रिपोर्ट छपी 2022 में रीट एग्ज़ाम को लेकर के, कि जहां एक और दूसरे सब्जेक्ट्स में जो फॉर्म भरे गए और जो रिक्तियां थी या जो खाली स्थान थे, उनके बीच में रेशो जो था, दैट इज़ टू से 50 और 1 का रेशो जो कुछ सब्जेक्ट में था। लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें 6:1 का रेशो था, यानी एक सीट के ऊपर सिर्फ 6 बच्चे जो वो लड़ रहे थे जी। यानी अगर कोई बच्चा आज की डेट में बीए के अंदर जो है वो इंग्लिश रखता है, इंग्लिश को एज सब्जेक्ट जो है वो रखता है, तो निश्चित तौर पर जो है उसके एम्प्लॉयमेंट की संभावना जो है दूसरे सब्जेक्ट के मुकाबले जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस समय राजस्थान सरकार के द्वारा जो विज्ञप्तियाँ निकाली गई हैं फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की, वहाँ भी हम देख सकते हैं, सीधी बात मैं कहना चाहूँगा कि सीट्स ज़्यादा हैं और कैंडिडेट्स कम हैं, इसलिए संभावना ज़्यादा है। कोई इंग्लिश लिटरेचर को रखने वाला बच्चा थोड़ी मेहनत भी करेगा तो उसके गवर्नमेंट जॉब की संभावना बढ़ जाएगी। और थोड़ा सा आप मार्गदर्शन इस चीज़ में कर दीजिए कि जो इसकी तैयारियां कर रहे हैं भर्तियों की, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, या आगे जो है रीट भी आने वाली है, वो किस तरह से इसमें काम करें। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात, बच्चों को इस मिथ को जो है तोड़ना होगा कि सिलेक्शन के लिए किसी कोचिंग को ही ज्वाइन करना चाहिए, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सेल्फ स्टडी के जरिए भी जो सिलेक्शन करवा सकते हैं। आप सिर्फ 2 चीज़ें जो हैं ध्यान रखें। सबसे पहले, आप जिस कंटेंट को पढ़ रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, स्तरीय होना चाहिए और एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए। और दूसरा जो सबसे ज़रूरी है वो कि प्रैक्टिस के बिना या टेस्ट जो है उसके बिना सिलेक्शन की कल्पना करना भी जो है वो मूर्खता है। सबसे पहले आपके पास कंटेंट अच्छा हो और उसके बाद आप उसकी निरंतर जो है वो प्रैक्टिस करते रहें। आपका सिलेक्शन होना ही होना है। आपको किसी बड़े शहर की तरफ नहीं भागना है, आपको किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कंटेंट के ऊपर जो है ध्यान रखें अपना। अच्छी बुक्स जो हम परचेज़ करें, अच्छा कंटेंट परचेज़ करें, है ना। कोशिश करें कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बुक्स जो है वो बोर्ड के अंदर या 10th और 12th की क्लासेस में लगाई गई हैं उनको जो हो पढ़े, या ऑथेंटिक जो ऑथर्स हैं दूसरे उनको पढ़े, रेफरेंस बुक्स जो पढ़े बजाय कि गाइड्स और उनके। और इसके साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर जो है वो आप करें, टेस्ट ज़रूर दें। ये बात होगी अंग्रेजी साहित्य वाले विद्यार्थियों के लिए। हम ये देखते हैं कि बाकी भी जो कंपटीशन है, सभी लगभग जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में ज़रूर आती है। बिल्कुल सर, बहुत सारी भर्तियों में जो है इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के तौर पे जो रखा जाता है और उसमें 10, 15 या 20 क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चे को जो वो करने पड़ते हैं, बेसिक इंग्लिश के जो वो होते हैं। तो उसके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको सबसे पहले उस सिलेबस जो है उसको अच्छे से गो थ्रू करना चाहिए और उसके बाद कोई अच्छी सी बुक लेकर के उसके जो प्रैक्टिस सेट जो है वो नेट के ऊपर अवेलेबल हैं उनको निकालना चाहिए। और आजकल सर AI का ज़माना है, ऐसा भी नहीं है कि आपको प्रैक्टिस के लिए इधर उधर भागना पड़ेगा। आप एक क्लिक के ऊपर जो है आपको सिर्फ उसको कमांड देना है कि मुझे इस पर्टिकुलर विषय पर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 15 जो है वो MCQ चाहिए। आपके सामने तुरंत जो वो हाजिर हो जाएंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करें। उसी को ही आप बोलेंगे कि अब मुझे इनके आंसर जो वो दें, वो आपको आंसर भी देगा। आप मिलाएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे और कितने गलत थे। न्यूज़पेपर पढ़ने का इसमें क्या रोल है सर? न्यूज़पेपर को मैं रखना इंग्लिश हाँ बिल्कुल, इंग्लिश न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं, जहाँ पर थियोरेटिकल पोर्शन जो वो ज़्यादा रहता है, अर्थात सब्जेक्टिव जो वो लिखना पड़ता है, MCQ जो है वो नहीं आते हैं वहाँ पर जो है मेंस के अंदर सिविल सर्विसेज में, तो वहाँ पर न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस जो बढ़ जाती है। अगर हम जो है उन कॉम्पिटिशन्स की बात करें जहाँ पर MCQs आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पर न्यूज़पेपर का इतना बड़ा रोल जो वो नहीं रहता है। ये तो हुई कॉम्पिटिशन के अंदर जो न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस की बात। अगर हम डे टू डे लाइफ के अंदर किसी भी व्यक्ति को इंग्लिश सीखना हो, स्पोकन इंग्लिश सीखना हो या इंग्लिश की जानकारी चाहिए और वो ये सोचे कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ करके अपनी इंग्लिश जो है उसको इम्प्रूव कर लूँगा, तो इसका कोई ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होता नहीं है सर। हाँ ठीक है, वोकैबुलरी जो है उसकी बढ़ जाएगी, लेकिन इससे इतर उसको बहुत कम फ़ायदा जो है वो होगा। सबसे बढ़िया है कि आप किसी से कम्युनिकेट करें, किसी से बातचीत करें। आजकल ऐसे ऐसे टूल्स हैं AI के पास में कि आपको घर बैठे जो बातचीत करने वाले भी उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप उनसे बातचीत करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके पीछे मेरा जो मेन कंसर्न था पूछने का वो यही था कि जो लोग अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कर रहे हैं वो देखने में ये आता है कि ना तो वो अंग्रेजी के हो पाते हैं, ना वो हिंदी के हो पाते हैं। दैट्स बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ द करिकुलम।
है ना, वो करिकुलम का प्रॉब्लम है सर कि मेरी नज़र में ऐसे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं जो बच्चों को कुछ इस तरीके से तैयार करते हैं कि उनकी जो लिंग्विस्टिक कैपेसिटी है, चाहे वो हिंदी के अंदर चाहे वो इंग्लिश के अंदर, वो अफेक्ट नहीं हो पाती है। लेकिन हुआ कुछ उल्टा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो है वो कुछ ऐसा बच्चों को तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल सही पकड़ा आपने इस चीज़ को, जो है वो एक तरीके से जो है न तो हिंदी अच्छे तरीके से जो है वो सीख पा रहे हैं और न ही इंग्लिश अच्छे तरीके से जो वो सीख पा रहे हैं, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत कुछ बुरा जो है वो हो रहा है बच्चों के साथ में जो है। तो दैट्स बेसिकली नॉट द फॉल्ट ऑफ द यू कैन से, ये जो पूरा प्रोसेस है उसका कोई फॉल्ट नहीं है, हमारे करिकुलम जो है उसका फॉल्ट है, या एजुकेशन सिस्टम या जिस तरीके से इसको चलाया जा रहा है उसी का फॉल्ट है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर हम इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर इंग्लिश को प्रमोट कर रहे हैं तो इसके साथ साथ जो दूसरी भाषाएं वो अफेक्ट ना हो। जी, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो पा रहा। जी लीलाधर जी, आपने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई। हमारे श्रोता खासकर जो कम्पिटिटिव की एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बातें आपने बताई हैं। अब जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई एक संदेश जो है वो दे दीजिए। थैंक यू सर। मैं जो है वो जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बच्चों, यदि आपको अपने किसी एग्ज़ाम में जो सफल होना है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मेहनत जो है वो लगातार करनी है, प्रैक्टिस जो है वो लगातार करनी है, और ख़ुद को कुछ इस कदर तैयार करना है कि असफलता की कोई गुंजाइश बचे ही ना। जी गुरनानी जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।